हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज़। चैप्टर नंबर 4 है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इससे पहले तीनों चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ हम कर चुके हैं। तीनों चैप्टर्स के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इनकम मेथड इज ऑल्सो नोन एज। इनकम मेथड को और क्या कहा जाता है? इनकम मेथड का दूसरा नाम क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है इनकम डिस्पोजल मेथड, सेकंड है डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड, थर्ड है इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इनकम मेथड का इन तीनों ऑप्शन में से जो नाम है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड, मतलब कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इनकम मेथड का दूसरा नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड। इनकम मेथड के दो नाम और होते हैं। पहला तो यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड, दूसरा होता है फैक्टर पेमेंट मेथड। इनकम मेथड को फैक्टर पेमेंट मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, इन सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो इनकम मिलती है, जैसे कि अगर लेबर है, लेबर को वेजेस मिलेंगे, लैंड होगी तो लैंड के लिए रेंट मिलेगा। तो जब हम इन सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को ऐड कर देते हैं ना, तो हमें क्या मिलती है? नेशनल इनकम। इनकम मेथड इज़ वन ऑफ द मेथड टू फाइंड द नेशनल इनकम। समझ आ गया आपको? इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम को फाइंड करते हैं। तो मैंने आपको ये भी बता दिया इसके दो नाम कौन कौन से और इनकम मेथड क्या होता है, शॉर्ट में आपको वो भी समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच वन इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इन ऑप्शंस में से हम किसको नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करते हैं? ऑप्शन ए है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ठीक है, कोई लॉटरी जीती है। ऑप्शन बी है मिल्क परचेज बाय डेयरी शॉप और सी है नेशनल डेबिट इंटरेस्ट, फोर्थ है नन ऑफ दीज। हम एक एक करके सारे ऑप्शन को देखते हैं। जो विनिंग फ्रॉम लॉटरी है ना, वो एक अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर आता है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होता है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी विंडफॉल गेन्स के अंदर आता है जिसे हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। अब ऑप्शन बी को देखते हैं, मिल्क परचेज बाय डेयरी शॉप। एक डेयरी शॉप है, उसने मिल्क परचेज किया है, अब वो क्या करेगा? उस मिल्क को दोबारा से रीसेल करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मिल्क को दोबारा से रीसेल किया जा रहा है, तो मिल्क क्या होगा यहाँ पे? इंटरमीडिएट गुड्स, और हमें ये पता है कि इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। सो ऑप्शन बी को भी हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। थर्ड है नेशनल डेबिट इंटरेस्ट। नेशनल डेबिट इंटरेस्ट को भी हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? ये वो इंटरेस्ट होता है जो कि हाउस होल्ड सेक्टर कमर्शियल बैंक को देता है जब वो कमर्शियल बैंक से लोन लेता है, ठीक है। जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है ना, वो अपने कंजप्शन पर्पस के लिए लोन लेता है। जैसे उसने कोई हाउस परचेज़ किया है उसके लिए लोन लिया है, या फिर कोई कार परचेज़ करी है उसके लिए लोन लिया है, तो इसमें भी कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा होता है। इसलिए नेशनल डेबिट इंटरेस्ट को भी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। सो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि तीनों में से कोई भी ऐड नहीं कर सकते, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? ए कॉर्पोरेट टैक्स, बी डिवाइडेंड, सी रिटेन्ड अर्निंग्स, फोर्थ नन ऑफ दीज। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? कॉर्पोरेट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि एक कंपनी, एक एंटरप्राइज डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करती है उसके प्रॉफिट पे। यानी कंपनी ने जितना भी टोटल प्रॉफिट अर्न किया है, उस प्रॉफिट पे जितना भी टैक्स एक कंपनी गवर्नमेंट को देती है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। डिवाइडेंड क्या होता है? डिवाइडेंड होता है प्रॉफिट का वो पार्ट जो कि शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग्स
प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो कि किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए रखा जाता है, जैसे कोई इमरजेंसी आ गई उसके लिए प्रॉफिट का कुछ पार्ट बचा के रखा जाता है, या फिर बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए रखा जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं डिवाइडेंड को। ठीक है, तीनों का मीनिंग आपको मैंने समझा दिया है। ये तीनों ही इनकम मेथड के अंदर आते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को ही डिवाइडेंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन विल बी डैश। इंटरमीडिएट कंजप्शन की वैल्यू बतानी है। इफ़ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज़ 1200, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है 1200, एक्सपोर्ट्स की कितनी है 600, इम्पोर्ट्स की है 200। इसमें जो इंटरमीडिएट कंजप्शन की वैल्यू होगी ना वो कितनी है 1200। ठीक है, 1200 क्यों है? क्योंकि इसमें हमें दे रखा है इफ़ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितनी है 1200। यहाँ पे लिखा हुआ है इस कॉस्ट के अंदर एक्सपोर्ट भी पहले से ही इंक्लूड है और इम्पोर्ट्स भी पहले से ही इंक्लूड है, इसलिए हमें कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा होता कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर डोमेस्टिक फर्म, स्पेसिफिकली मेंशन होता ना डोमेस्टिक, तो हम उसमें एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की वैल्यू को ऐड करते। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है ना तो इसका मतलब पहले से ही उसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो भी वैल्यू है वो पहले से ही ऐड है, कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा 1200। जो कॉस्ट है रॉ मटेरियल की उतनी ही कॉस्ट होएगी इंटरमीडिएट कंजप्शन की। अगर यहाँ पे डोमेस्टिक होता तो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वैल्यू को ऐड करते, फिर हमारी इंटरमीडिएट कंजप्शन की वैल्यू आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनियम ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का सिनोनियम क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से कौन सा सिमिलर है यहाँ पे? ए है रिजर्व एंड सरप्लस, बी है सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, सी है रिटेन अर्निंग, डी है ऑल ऑफ द अबव। अनडिस्ट्रीब्यूटेड वो प्रॉफिट होता है जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर सेव करके रखता है, रिजर्व करके रखता है, ठीक है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से डील करने के लिए, इमरजेंसी के लिए। उस प्रॉफिट को बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सो इसको रिजर्व एंड सरप्लस भी बोल सकते हैं। ये प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर की सेविंग भी होती है। और रिटेन अर्निंग्स अभी हमने पीछे पढ़ा था, प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो कि इमरजेंसी और बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए रखा जाता है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। इनमें से कौन सा एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है? ए है रेंट एंड रॉयल्टी, बी है मिक्स्ड इनकम, सी है नेट एक्सपोर्ट्स, डी है सेल्स। तो जो रेंट एंड रॉयल्टी होता है वो आता है इनकम मेथड के अंदर, क्योंकि इट इज़ अ टाइप ऑफ फैक्टर इनकम। मिक्स्ड इनकम भी इनकम मेथड के अंदर आता है। नेट एक्सपोर्ट किसके अंदर आता है? एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर। और जो फोर्थ होता है वो आता है सेल्स वैल्यू एडिड मेथड के अंदर। सो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकालते हैं? एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट। हमारी कंट्री ने जितने भी एक्सपोर्ट्स किए होते हैं ना उसमें से क्या माइनस कर देते हैं? इम्पोर्ट्स को माइनस कर देते हैं, तो मिल जाता है हमें नेट एक्सपोर्ट्स। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर कौन सा आता है इसमें से? नेट एक्सपोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। इन चारों ऑप्शन में से डोमेस्टिक इनकम में क्या इंक्लूड किया जाता है? ऑप्शन ए है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ऑप्शन बी है विंडफॉल गेन्स, ऑप्शन सी है कैपिटल गेन्स, ऑप्शन डी है बोनस टू एम्प्लॉयज़। डोमेस्टिक इनकम की बात करी जा रही है तो ऑप्शन ए को तो बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें वो इनकम है जो कि अब्रॉड से आ रही है, बाहर से आ रही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो कैंसिल हो गया। बी है विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स के अंदर लॉटरी, कॉन्टेस्ट, ये सारी जो होती है विंडफॉल गेन्स के अंदर आती है, नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के अंदर आती है। इनको भी डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है।
और थर्ड है कैपिटल गेन्स। इसके अंदर क्या होता है, जो प्रॉफिट सेकेंड हैंड गुड्स को सेल करके मिलता है या फिर कोई लैंड है उसका प्राइस इंक्रीज हो गया है, इसको भी हम डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करते। फोर्थ है बोनस टू एम्प्लॉयज़। इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने पहले काम किया होता है फिर उनको बोनस मिलता है, तो इसको हम इंक्लूड करते हैं डोमेस्टिक इनकम के अंदर। सो राइट आंसर इज डी, बोनस टू एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8th। इनकम टैक्स इज ट्रीटेड एज डैश इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इनकम टैक्स को जब नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं नेशनल इनकम का, तब एज अ फैक्टर इनकम ट्रीट करते हैं या फिर ट्रांसफ़र इनकम ट्रीट करते हैं। हमें पता है कि फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम के अंदर ऐड किया जाता है, लेकिन ट्रांसफ़र इनकम को नेशनल इनकम के अंदर ऐड नहीं किया जाता है, और जो इनकम टैक्स है उसको एज अ ट्रांसफ़र इनकम ट्रीट किया जाता है। तो इसका मतलब इनकम टैक्स को नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, जब हम नेशनल इनकम फाइंड आउट करेंगे ना तो उसके अंदर इनकम टैक्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9th है डैश इज़ यूज्ड टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम होती है उसको अवॉइड करने के लिए कौन से मेथड को यूज़ किया जाता है। तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होती क्या है, जब एक आउटपुट की काउंटिंग एक से ज़्यादा बार हो जाती है नेशनल इनकम के अंदर। ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस होते हैं प्रोडक्शन के। ठीक है, तो सिर्फ जो फाइनल गुड्स होता है ना उसकी वैल्यू को ऐड करना होता है, लेकिन अगर हम अलग अलग स्टेजेस पे सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं तो उसमें एक जो आउटपुट होता है उसकी एक से ज़्यादा बार वैल्यू ऐड हो जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं, पहले वीट था, वीट से फ्लावर बना, तो उस फ्लावर के अंदर ना जो वीट की वैल्यू है ऐड है। अगर हमने पहले वीट की वैल्यू को भी ऐड कर लिया फिर फ्लावर की वैल्यू को भी ऐड कर लिया तो ये हो गया डबल काउंटिंग। वीट की वैल्यू पहले ऐड हो चुकी थी और फ्लावर की वैल्यू के अंदर जो वीट की वैल्यू इंक्लूड थी ना उसको भी ऐड कर लिया। तो इसी को अवॉइड करने के लिए दो मेथड्स का यूज़ किया जाता है। पहला है वैल्यू एडिड मेथड, दूसरा है फाइनल आउटपुट मेथड। तो इन दोनों मेथड से डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10th है वैल्यू एडिड मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज। वैल्यू एडिड मेथड को क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, फैक्टर पेमेंट मेथड। जो वैल्यू एडिड मेथड का दूसरा नाम होता है वो होता है इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। ठीक है, वैल्यू एडिड मेथड के कुछ और नेम्स भी होते हैं, वो नेम्स आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ठीक है, वैल्यू एडिड मेथड के जितने भी 3-4 और नेम्स होते हैं वो नेम आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। और जो ये दूसरा ऑप्शन हमें दे रखा है फैक्टर पेमेंट मेथड, ये होता है इनकम मेथड का दूसरा नाम। अगर बाय चांस इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फैक्टर पेमेंट किसका दूसरा नाम होता है फैक्टर पेमेंट, तो फैक्टर पेमेंट किसका होता है, इनकम मेथड का। क्वेश्चन नंबर 11th है वैल्यू एडिड मेथड इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड इन प्रोडक्शन। ट्रू फॉल्स है, हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो वैल्यू एडिड मेथड के अंदर जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ना, जिन्हें दोबारा से रीसेल किया जाता है या दोबारा से जिनको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ किया जाता है, उनकी वैल्यू को भी क्या वैल्यू एडिड मेथड के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें ये बोला हुआ है कि वैल्यू एडिड मेथड के अंदर इंक्लूड किया जाता है, लेकिन वैल्यू एडिड मेथड के अंदर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को ऐड नहीं किया जाता है। सिर्फ जो वैल्यू एडिड होती है ना हर डिफरेंट स्टेजेस पे उसको ऐड किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12th है ऑपरेटिंग सरप्लस रेफर्स टू। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या क्या आता है, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है प्रॉफिट। ठीक है, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर दोनों आते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी और एंटरप्रेन्योरशिप भी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप।
क्वेश्चन नंबर 13 है, ट्रू फॉल्स है। टीचिंग बाय टीचर टू हिज सन विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। क्या एक टीचर जो अपने सन को ही टीच कर रही है, अपने सन को पढ़ा रही है, उसको भी हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करते हैं? नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, फॉल्स है। इसमें क्या है, इसमें नॉट पर्पस ऑफ अर्निंग इनकम है, मतलब वो पैसे के लिए तो नहीं पढ़ा रहे ना, ठीक है, वो अपने सन को पढ़ा रहे हैं। तो जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आता है उसको हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें जो उसकी मार्केट वैल्यू है ना, वो निकालना पॉसिबल नहीं होता है, वो डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए हम इसको नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करते। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ट्रू फॉल्स है। परचेज ऑफ कार बाय अ कंज्यूमर इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। एक कंज्यूमर है जिसने एक कार परचेज करी है और उसको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट बोला गया। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो क्या कंजप्शन पर्पस के लिए परचेज कर रहा है, लेकिन जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आती है ना, उसके अंदर वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि एज अ इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जिसमें एडिशन ऑफ स्टॉक होता है। तो इसमें तो कोई एडिशन ऑफ स्टॉक नहीं हो रहा है, इसमें तो कंज्यूम किया जा रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए एक्सपेंडिचर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। इनमें से कौन से हैं जो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ किसके अंदर आता है, इनकम मेथड के अंदर आता है, जिसके अंदर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को ऐड करके नेशनल इनकम निकालते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, मतलब कि जो भी वेजेस और सैलरीज कैश में मिलते हैं ना, जैसे कि सैलरीज या फिर कमीशन, बोनस, जो भी कैश में मिल रहा है ना उनको, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको कैश में मिल रहा है, उसको बोलेंगे वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। तो ये कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर आता है। सेकंड है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। इसमें एक ये डिफरेंस होता है, जो बेनिफिट्स उनको कैश में नहीं मिलते, जैसे कि उनको फ्री होम दे दिया है, रहने के लिए घर दे दिया है जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको, या जो भी लेबर वहाँ पे, जो पर्सन वहाँ पे काम करते हैं उनके लिए फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये किस में आता है, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड में। इसको भी कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर ऐड किया जाता है। थर्ड है एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। फोर्थ है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। पहले ना हम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स का मीनिंग समझते हैं। एम्प्लॉयज़ वो होते हैं जो कि किसी कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको बोलते हैं एम्प्लॉयज़, और एम्प्लॉयर वो होता है जो कि लोगों को हायर करता है। कोई कंपनी है, जिस कंपनी के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं ना, उस कंपनी को हम बोलेंगे एम्प्लॉयर, या फिर उस कंपनी का जो मालिक होगा उसको हम एम्प्लॉयर बोल सकते हैं। तो जो एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, ये गलत है, इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में। सो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। जो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम है ना, इसको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर वो बेनिफिट होते हैं जो कि एम्प्लॉयर करता है, यानी कि जो कंपनी करती है सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए एम्प्लॉयज़ की, वो सारे एक्सपेंडिचर इसके अंदर आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। इसी चैप्टर के कुछ और एमसीक्यूज़ भी हम कल करेंगे, ठीक है। सो आई होप आप लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे आज। सो कल इसी चैप्टर के एमसीक्यूज़ करेंगे। स्टे ट्यून गाइस, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, थैंक यू।